अस्सलाम एवरीवन। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि हमने जनरल पैथोलॉजी किस तरह पढ़नी है ताकि वो कवर भी हो जाए और हम पे बहुत ज़्यादा सारा बर्डन भी ना आए। एक बात मेरी याद रखना कि जनरल पैथोलॉजी ना कभी भी सारी नहीं पढ़ सकता बंदा, ठीक है, क्योंकि आपको नॉर्मली होता था, मतलब अभी मॉड्यूलर सिस्टम में तो थोड़ी चेंजेस आ गई है, लेकिन जो कन्वेंशनल चल रहा था उसमें यही होता है कि थर्ड ईयर में आपकी माइक्रो भी होती है और जनरल पैथो भी होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी इतनी ज़्यादा होती है कि आपके पास टाइम नहीं होता इतना कि आप जनरल पैथो को पूरा कर सको, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी की वेटेज भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जनरल पैथो, तो इस वजह से इस पर टाइम ज़्यादा लगाना भी नहीं होता। इसमें से आपने बहुत सिलेक्टिव चीज़ें करनी है, मतलब एटलीस्ट आप में अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप मैं ज़रूर कहूँगी कि पूरा करें, मतलब जितना आपका सिलेबस है कोशिश करें कम से कम सारे को एक नज़र ज़रूर पढ़ें, एक रीड कम से कम ज़रूर दें। लेकिन ऑफ कोर्स सी बात है कि हमें एक डॉक्टर बनना भी है और हमें एक मार्क्स भी लेने हैं अच्छे, तो मार्क्स लेने के लिए आपने उन चीज़ों पे लाजमी फोकस करना है जो कि रिपीटेडली आती जाती हैं और जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, सो दैट आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकें। सो अभी हम उस बात को डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास है मीडियम रॉबिन्स, ठीक है, जिसको मैं अक्सर मीडियम रॉबिन्स के नाम से बुलाती हूँ। ये वो है। बिग रॉबिन्स जो लोग पढ़ते हैं वो फिर बहुत जाहिर सी बात है कि रेयर केस होता है, वो तो फिर जाहिर अपनी मर्ज़ी से सारी ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं मीडियम रॉबिन्स बता रही हूँ और इसमें से भी आपको जो चीज़ें नहीं छोड़नी और जो करनी है उनके बारे में जिक्र करते हैं। सो जनरल पैथोलॉजी में इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं आपको पता है कि सबसे पहले यू हैव द चैप्टर ऑफ सेल और उसकी कुछ एडेप्टेशंस का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इसका तो मिलेगा ही नहीं। अच्छा, ये सेल एज अ यूनिट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, इसको तो करना ही नहीं होता, ये तो बिल्कुल छोड़ने वाला चैप्टर होता है। ये जो सेल एज अ यूनिट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज है ये तो कोई पढ़ाता भी नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देना है पूरा। जो आपकी मेन पैथो स्टार्ट हो रही है वो ये चैप्टर नंबर 2 सेल इंजरी सेल डेथ एंड एडेप्टेशन से हो रही है। अब ये जो चैप्टर है ना, देखने को आप एक रीड पूरे को दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ में हेल्प मिलेगी क्योंकि एमसीक्यूज़ आते हैं, मैंने देखा है पास्ट एमसीक्यूज़ में भी अपने प्रॉफ में भी कि एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं चैप्टर्स में से। आपको एक रीड आपने दी हुई हो ना तो आपके जहन में बात रह जाती है, लेकिन इन केस आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आप नहीं दे पाते तो जो चीज़ें आपने किसी सूरत में नहीं छोड़नी ना, इसमें से पहली तो बात है जो इसमें एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की डेफिनेशंस हैं और उनके डिफरेंसेस हैं वो, फिर नेक्रोसिस की टाइप्स दी हुई यार, वो नेक्रोसिस की टाइप्स को ना आप घोल के पानी में पी लेने वाला काम करें, इतना पक्का आपको आना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर भी, वो आपको स्पेशल पैथोलॉजी में भी, वो आपको अपनी हिस्टोपैथोलॉजी की डायग्राम्स में, हर चीज़ में वो आपको हेल्प करेगा। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद यहाँ इस चैप्टर में एंड में एक टॉपिक है जिसमें आपको सारी उन्होंने बताई हुई है एडेप्टेशन, सेल एडेप्टेशन है जिसमें हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया वगैरह सब कुछ है वो। उसके बाद है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस है, फिर कैल्सिफिकेशन है, ये सारे इस चैप्टर के एंड में है, उनको आपने लाजमी करना है। तो कुछ भी टाइम नहीं बचेगा तो आपने एपोप्टोसिस नेक्रोसिस को, नेक्रोसिस की सारी टाइप्स को और एंड के चैप्टर को कर लेना है, ठीक है जी। इतना भी काफ़ी है अगर टाइम नहीं है, वरना एक रीड देते हुए जान नहीं जाती, वो दे देना। अगली चीज चैप्टर है हमारा इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। ओके गाइस, सो अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 3 की इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। अब ये चैप्टर लंबा है थोड़ा, तो इसमें से सब कुछ करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, तो मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो डू गिव एवरीथिंग अ रीड, ठीक है, एक नज़र देख लें, लेकिन नहीं है तो हम देखते हैं कि क्या बेहतर ये है कि आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड अगर तैयारी करें तो फिर आप स्पेसिफिक चीज़ों को अगर रीड भी करें तो फोकस उन्हीं को ज़्यादा करें। अभी शुरू में जो इनने बातें लिखी उनमें से कुछ भी पढ़ने लायक का चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर से सिर्फ आप ये चीज़ पढ़ेंगे कि ये जो एक इनने बोल्ड में लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है आपकी इन्फ्लेमेशन के, सिर्फ ये 2-3 लाइनें, दीज आर इंपॉर्टेंट, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये रूबर कैलर एंड सब कुछ ये आपको आनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं सीधा सीधा और विल कम टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन। कहाँ पर है वो जी, ओके। सो ये मैं आ गई हूँ डायरेक्टली एक्यूट इन्फ्लेमेशन पे। उसके बाद ये आपने एक्यूट इन्फ्लेमेशन से शुरू करना है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू कवर दिस ऑल। एक मिनट, शायद नज़र नहीं आ रहा पूरा पेज। ओके गाइस, तो मैं आपको बता दी कि आपने एक्यूट इन्फ्लेमेशन है यहाँ से शुरू करना है और आपने इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से करनी है। एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती हैं और ये जो वैस्कुलर रिएक्शंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ना, ये रिएक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, ठीक है। इसमें ये तीनों जो मेन पॉइंट्स हैं इसके, चेंजेस इन वैस्कुलर फ्लो है, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी
और तीसरा है रिस्पॉन्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल। तो आपने ये मेन इसके पॉइंट्स लाजमी पढ़ लेने हैं और इनको याद कर लेने हैं। याद रखना इस चैप्टर को ना आप डायग्राम से याद रखने की कोशिश करें, बिकॉज आपको ऐसे भूल सकता है। डायग्राम से याद रखें और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको गौर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कर लिया। उसके बाद अगर बाकी सब कुछ करने का टाइम, ये वैसे तो ये जो पूरा आपका रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट का प्रोसेस है ये भी आपको सारा पढ़ना चाहिए, बट इफ़ टाइम नहीं है तो छोड़ दें और सिर्फ डायग्राम देख लें। मतलब क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ये सारी टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। अगर इन सब का आपके पास टाइम नहीं है तो ये सारी छोड़ी जा सकती हैं, ये भी सारा छोड़ा जा सकता है। टाइम नहीं है तो कोशिश करें डायग्राम्स देखते जाएं, टाइम है तो सारा कर लें, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आई हो। फिर टॉपिक शुरू होता है मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। मीडिएटर्स में आपने सिर्फ ये टेबल करना है, इस टेबल को अच्छे से कर लेना है, बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं। एससीक्यू में भी ये पूरा उनने पूछा हुआ है कि गिव इन टेबुलेटेड फॉर्म द मीडिएटर्स, तो आप पूरा ये बस टेबल उठा के लिख देते होते हैं। और एमसीक्यूज इससे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आपने इस टेबल को गौर से करना है और फिर ये सारी आगे बातें छोड़ देनी है आपने। इसके बाद ये सब छोड़ के आप आएंगे सीधा मॉर्फोलॉजिक पैटर्न्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आउटकम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हुए हैं एससीक्यू की फॉर्म में। इनको आपने अच्छा रट्टा, मतलब रट्टा तो नहीं मारना, अच्छा समझ के कर लेना, ठीक है। फिर आता है क्रॉनिक। क्रॉनिक में उसकी डेफिनेशन, कॉजेज, मॉर्फोलॉजिक फीचर्स, इनका पूरा एससीक्यू आया हुआ है बार बार, तो ये तीनों बातें आपने करनी है। अब पूरे चैप्टर में से मैं आपको बहुत गिनी चुनी बातें बता रही हूँ, तो जो कह रही हूँ बहुत ज़्यादा आती हैं उनको लाजमी करना है। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं वैसे भी, ठीक है। ये होगी। अगर अब आप कर सकते हैं ना तो ये आप रोल ऑफ मैक्रोफेजेस कर लें, अच्छी बात है, क्योंकि रोल ऑफ मैक्रोफेजेस शायद एक का दफ़ा आया हुआ है क्वेश्चन में। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो ये फिर डायग्राम ज़रूर करनी है, इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं और ये एससीक्यू भी एक दफ़ा आया है रोल ऑफ मैक्रोफेजेस का। तो आपने कम से कम ये डायग्राम करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ये रोल ऑफ मैक्रोफेजेस खाली कर लें, बाकी फिर भी चलें, गुजारा हो सकता है, छुट सकता है। देन हम आगे आ जाएँ तो ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी डेफिनेशन और ये इसकी दोनों जो टाइप्स हैं और ये मॉर्फोलॉजी, ये पूरा एससीक्यू आता होता है ग्रेनुलोमैटस का, इसको आपने कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं हम आगे तो देन कम टू टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर का पूरा टॉपिक अगर आप अच्छे से रिपेयर कर लेना, थोड़े से ही हैं क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। इसमें स्पेशली ये शुरू का जो पोर्शन है फिर कम कम आता है, मतलब ये आप बेशक पढ़ लें। ये जो रिपेयर बाय स्कारिंग है ना, ये तो मैं कहती हूँ कोई 50,000 दफ़ा रिपीट हुआ होगा, इसके सारे स्टेप्स, हर चीज़। फिर ये अलग से उनने पूछा हुआ था एक दफ़ा एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट इन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो ये सारी बातें। एंड देन फैक्टर्स के बारे में, फिर क्लिनिकल एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें उनने बहुत पूछी हुई हैं। तो ये 4-5 सफ़े हैं, इनको कर लेना टिश्यू रिपेयर के, क्योंकि टिश्यू रिपेयर में से क्वेश्चन 90% आता है। एंड देन आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये जो हीमोडायनामिक वाला चैप्टर है, इसको कोशिश करें पूरा पढ़ें, इस वजह से क्योंकि इस चैप्टर में सारी पुरानी बातें बहुत सारी, लेकिन अगर छोड़ना है तो फिर बताती हूँ। यहाँ से डेफिनेशंस करेंगे खाली हाइपरीमिया की और कंजेशन की, बस बाकी सब छोड़ देंगे, ठीक है। एडिमा में से सिर्फ एडिमा की डेफिनेशन करें याद, और कॉजेज़ ये वाला टेबल एक दफ़ा पढ़ लें, बस बाकी सब छोड़ दें। हेमरेज की डेफिनेशन करें, हीमोस्टेसिस और थ्रोम्बोसिस की डेफिनेशन करें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। ये पूरा सब ये जो है ना लिखा हुआ, ये सब छोड़ देते हैं। छोड़ते हुए जब आगे आएंगे हम तो ये थ्रोम्बोसिस, अब थ्रोम्बोसिस से आगे आपने नहीं छोड़ना, थ्रोम्बोसिस से आगे आपने सारा करना है। ये वाला यहाँ से शुरू करके फिर आपने थ्रोम्बोसिस पूरा करना है। इसकी सारी टाइप्स ये एससीक्यूज़ में आती हैं, इस वजह से ये वाला पूरा मॉर्फोलॉजी की जगह ये सब कुछ आता होता है। डीआईसी आता है एससीक्यू में, एम्बोलिज्म सारी टाइप समेत, वो इसमें से कोई भी एक टाइप आपसे पूछ लेते हैं, ये एससीक्यू में आता है। इन्फार्क्शन आया, शॉक, फिर आगे पूरा चैप्टर जो है ना, असल में यहाँ तक ये चैप्टर ही छोटा सा है, इसको फिर वो शुरू वाली चीज़ें छोड़ के बाकी सारी करनी है, लाजमी करनी है, क्योंकि ये इनमें से कुछ भी, ये स्टेजेस ऑफ शॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत आती हैं। इम्यून सिस्टम का जो चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि हम इम्यूनिटी माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ रहे होते हैं और उसी में से सवाल आते हैं। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी में जो इम्यूनिटी है उसमें ही हाइपर सेंसिटिविटी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 99% टाइम्स उधर से ही आता है। मैंने पूरी इम्यूनिटी वहीं से की थी, मैंने यहाँ से एक लफ्ज़ भी नहीं किया था, पूरा चैप्टर छोड़ा, आराम से जा सकते हैं और मुझे कोई मसला नहीं हुआ था, मुझे 1% भी कोई इशू नहीं होता, तो पूरा चैप्टर ही स्किप सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म भी होना, फिर नियोप्लेजिया शुरू होता है। यार नियोप्लेजिया जो है ना, ज़रा मुश्किल चीज़ है, इसको ना आपने ज़रा गौर से करना है, नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से करना है, बिनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को
लाजमी, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक आपकी बहुत किस्मत अच्छी होती है तो अक्सर औकात ये करेक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं जो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है ये। यहाँ तक अगर ये आपसे पूछते हैं ना लोकल मेटास्टेसिस वगैरह, यहाँ एपिडेमियोलॉजी से पहले पहले बहुत बेहतरीन है। यहाँ से तक तो आपने पक्का चैप्टर करना है। आगे जो आपको खाली नज़र आ रही है इसलिए कि मैंने भी इसको बहुत स्किप मारी हुई है, तो ये एपिडेमियोलॉजी वगैरह ये सब कुछ छोड़ा जा सकते हैं, ठीक है। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs आते हैं, इस टेबल को आपने करना है, फाइन। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है, फिर आप बाकी ना कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करते हुए बाकियों की समरीज पढ़ते जाना। ये समरी जो होती है ना, अभी सब मैंने छोड़ा था, लाइक मैंने इसमें से कुछ ज़्यादा बातें नहीं की, समरीज की थी, ठीक है जी। अच्छा, हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर, ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ये आपसे पूछते हैं। देन आगे क्या है जी, इधर आएगा रास, ये करना है आपने, ठीक है। फिर ABL इसको थोड़ा सा पढ़ लेना बस यहाँ तक, मतलब इधर तक, इस जगह तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एंड देन TP53 आएगा, RB, एक RB जीन जो है गवर्नर, और एक है हमारा TP53, ये करने हैं। ये इंपॉर्टेंट जीन्स हैं ये, क्योंकि आते होते हैं तो इस वजह से आपने इनको कर लेना, बाकी सब स्किप करके एंड में चले जाते हैं चैप्टर के, ठीक है। ये इन्वेजन वाली डायग्राम अगर आप कर लेना तो ये बड़ी अच्छी हो जाएगी, फिर काम ज़रा आसान हो जाता है। ये सब स्किप करके हम आते हैं इसमें, यस, एंड में आगे। ये मेजर केमिकल कार्सिनोजेंस इस वजह से आपने करने हैं क्योंकि इनमें से MCQs आते हैं। केमिकल कार्सिनोजेंस ये SCQ आता है टॉपिक, ये पूरा आपने बहुत अच्छे से करना है, रेडिएशन कार्सिनोजेंस तक, बल्कि ये वायरल माइक्रोबियल ऑन्कोजेनेसिस ये भी। समरी को भी इसकी बहुत अच्छे से करना है कि समरी में इसने उन्हें टेबलेट किया हुआ है। ये सारी समरीज मैंने टिक की हुई है क्योंकि इनको आपने अच्छे से करना है, इसमें इनने पूछा हुआ है। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूप्लेजिया, यहाँ से लेकर एंड तक पूरा चैप्टर करना है क्योंकि यहाँ से लेकर एंड तक सिर्फ 2 सफ़े हैं टोटल, ठीक है। ये ग्रेडिंग, स्टेजिंग, ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, ये तो बहुत ज़्यादा आती हैं बातें, इनको पूरा करना है कोशिश, बस ये एंड तक सारा कर लें। बल्कि ये चले एंड वाली बातें जो थे ना, मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग ऑफ ट्यूमर्स, इसको छोड़ के इससे पहले तक सारा कर लें, एंड देन ये आपका चैप्टर हो जाएगा पूरा। इसके बाद 2 चैप्टर्स और हैं जो जनरल में आते हैं, एक ये जेनेटिक एंड पीडियाट्रिक डिजीज़, और इसके बाद एनवायरनमेंट वाला। इस जेनेटिक्स वाले चैप्टर में से ना सिर्फ अगर आप वो कर लेना डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एक डायग्राम बनी हुई है चैप्टर में, तो आपका पूरा चैप्टर छोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरे चैप्टर में से और कुछ शायद ही कभी आया हो, ठीक है। वही बातें आती हैं बार बार, डाउन्स, टर्नर्स, क्लाइनफिल्टर्स, उसको लाजमी करना है, बाकी बेशक सारा छोड़ दें। और आखिरी जो इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है उसमें से कई बार तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, अगर कभी आता है तो सिलिकॉन से रिलेटेड आता है, तो आपने वही एक टॉपिक अगर सिलिकोसिस वाला कर लेंगे ना तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा आपका। मैंने बहरहाल वो चैप्टर छोड़ भी देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सो यह आपको जनरल पैथोलॉजी की गाइडलाइन, कोई भी मसला हो किसी को यू कैन आस्क मी। थैंक यू।